चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है राष्ट्रपति टॉपिक पर, प्रेसिडेंट के टॉपिक पर। ठीक है, देखिए 15,000 एमसीक्यू की पूरी सीरीज चल रही है, उसमें सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे, इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। प्रेजेंट टाइम में पॉलिटी और हिस्ट्री पर यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, तो इन क्लासेस को करते रहो। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अदर सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली यहाँ पर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो भाई। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है टॉपिक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति टॉपिक किस क्रम पर आता है, आर्टिकल्स यहाँ पर कौन कौन से होते हैं और इस पर कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बनकर के आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर की जाएगी। देखो भाई, इससे पहले क्या करते हैं ना, थोड़ा सा करते हैं रिवीजन। रिवीजन बेहद इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है, समझो भाई रिवीजन क्या करना है हम लोग को। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमने इससे पहले, ठीक है, कुछ कुछ चीजें पढ़ी। जैसे संविधान का भाग 1 ये क्या कहता है भाई, ये बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। ठीक है, संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बताता है। और यहां पर आपने देखा था आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, याद है चीजें। चलो भाई, भाग नंबर 2 क्या था, आपको याद होगा। भाग नंबर 2 था सिटीजनशिप, नागरिकता के संदर्भ में, और यहां पर आपने आर्टिकल नंबर 5 से 11 देखा था। ठीक है, इसी प्रकार से आपने भाग नंबर 3 देखा था, वो क्या था, फंडामेंटल राइट था, जो कि आर्टिकल 12 से स्टार्ट होकर के 35 तक गया हुआ था। ठीक है, चीजें याद है ना, हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। जो संविधान का भाग 4 है, संविधान का जो पार्ट 4 है, वो आपका था यहाँ पर डीपीएसपी, जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में था। ठीक है, इसके बाद संविधान का भाग 4A था, ठीक है, जो कि आप लोगों का था फंडामेंटल ड्यूटी, और जो कि आप लोगों का आर्टिकल नंबर 51A था। यहाँ पर केवल एक आर्टिकल शामिल था। तो अभी तक का जो आप लोगों का सेशन हुआ है पूरा इस सीरीज के अंतर्गत, पॉलिटी में आपने क्या किया हुआ है, ये सारे संविधान के जो पार्ट्स हैं इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस में बनकर के आए हैं वो आपने देखा हुआ है। देखो एक बात समझना, ये जो क्रम मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, कि भाग कौन सा भाग क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसमें कौन से आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक चीजें दी गई हैं, ये बातें पता होनी चाहिए। जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है प्रेसिडेंट। अगर आप ध्यान दोगे तो जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो संविधान के भाग 5 में आता है। ठीक है, संविधान के भाग 5 में आता है। संविधान का भाग 5 क्या कहता है भाई, संविधान का भाग 5 कहता है केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार अर्थात यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में संविधान के भाग 5 में बताया गया है। और अगर आप यहां पर आर्टिकल याद करोगे तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 78 तक, देखो भाई 51 आर्टिकल यहां पर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, भाग 4A के अंतर्गत। तो भाग 5 जब स्टार्ट होगा तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होगा और आर्टिकल 78 तक जाएगा। ठीक है, और इस 52 से 78 के मध्य में जो भी यूनियन गवर्नमेंट के प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो यहां पर दिए गए। जैसे कि अगर आप ध्यान दोगे तो प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके बारे में इसी भाग 5 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, इन सब चीजों के संदर्भ में आपको संविधान के भाग 5 के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के मध्य में आप लोगों का आता है। ठीक है, तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था ना इस पूरे टॉपिक को लेकर के, वो टॉपिक यहां पर समझो। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, मतलब इंडियन रिपब्लिक का प्रमुख कौन। ध्यान समझना, इंडियन रिपब्लिक की हम लोग बात कर रहे हैं। रिपब्लिक का जो मतलब होता है मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया हुआ है, यहां पर फिर से डिस्कस करूंगा, तो ध्यान समझना। ठीक है, गणराज्य की बात कर रहा है, रिपब्लिक की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं रिपब्लिक की बात करूं तो रिपब्लिक होने का मतलब ये होता है कि जो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा बल्कि वो निर्वाचित होगा, वो इलेक्टेड होगा। ठीक है, तो जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो वंशानुगत नहीं होता है बल्कि वो यहां पर इलेक्टेड होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए हम लोग को इंडियन रिपब्लिक कहते हैं। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, वो होता है यहां पर आप लोगों का भारत का राष्ट्रपति। जो इंडियन प्रेसिडेंट होता है वो इंडियन रिपब्लिक का प्रमुख होता है। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझना। अच्छा, इसी राष्ट्रपति को हम लोग भारत का फर्स्ट सिटीजन भी कहते हैं, भारत का फर्स्ट नागरिक भी कहते हैं। ये भी एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। हालांकि मुझे पता है कि बात आप लोगों को पता होगी, फिर भी मेरा जिम्मेदारी थी तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर चीजें बता दिया। और देखो भाई, जो राष्ट्रपति होता है, अगर आप ध्यान दोगे तो राष्ट्रपति, मैंने आपसे कहा कि भाई किसी रिपब्लिक नेशन में राष्ट्रपति जो होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो क्या होगा, वो इलेक्टेड होगा। ठीक है, अब यहां पर राष्ट्रपति का इलेक्शन किस प्रकार से होता है ये भी थोड़ा समझने का प्रयास करो। यहां पर जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन यहां पर होता है। क्या होता है, यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं आप लोगों से पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन के पूरे टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूं, क्योंकि संभव है कि इस पूरे टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनकर के अलग से आए और प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे भी। देखो भाई, अगर मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करूं तो उनका चुनाव किस प्रकार से होता है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना कि हमारे यहाँ पर रिपब्लिक नेशन, इसका मतलब है कि इनका इलेक्शन होगा, ये चुने जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, जो जनता होती है वो डायरेक्टली इनको नहीं चुन रही होती, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनका इलेक्शन होता है जनता के द्वारा चुने गए कुछ लोग होते हैं जो कि प्रेसिडेंट का चयन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक जनता ने कुछ लोगों का चयन किया, वो जो लोग होंगे उसको हम लोग कहते हैं निर्वाचक मंडल, और ये निर्वाचक मंडल जो होता है ये प्रेसिडेंट का चयन कर रहा होता है, ठीक है, ये राष्ट्रपति का चयन कर रहा होता है। तो जनता डायरेक्टली यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, बल्कि जनता की तरफ से एक निर्वाचक मंडल है, एक यहाँ पर इलेक्टोरल मंडल है जो कि क्या कर रहा है, राष्ट्रपति का चयन कर रहा है, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होता है, तो 3 कैटेगरी यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल मंडल होता है, इसमें 3 प्रकार के मेंबर शामिल होते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेंबर क्या होता है कि दोनों सदनों के, पार्लियामेंट के दोनों सदन, मतलब क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है, इलेक्टेड जो मेंबर हैं वो क्या होंगे, वो यहां पर आपके शामिल होंगे, ठीक है। यहां पर निर्वाचित सदस्य जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान समझना, मैंने बहुत क्लियर चीजें बोली है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पहले तो इस बात को समझना। सेकेंड पॉइंट यहां पर क्या होता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ध्यान समझिएगा, मैं असेंबली की बात कर रहा हूं, काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूं, विधान परिषद की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। तो जो विधानसभा होती है राज्यों की, उनके भी जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है, मतलब क्या हो गया, यहां पर जो स्टेट असेंबली हो गई, विधानसभा हो गया, ठीक है, विधान परिषद नहीं, ध्यान समझिएगा, विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, जो निर्वाचित सदस्य होंगे, वो क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा यूटीज में आपकी 2 यूटी अभी आती है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी, भविष्य में जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखो आप लोग कि दिल्ली और पुडुचेरी जो है, ठीक है, दिल्ली एंड जो पुडुचेरी है, इसके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है जो कि निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में 3 प्रकार के लोग शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, विधानसभा के सभी राज्यों के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, और यूटीज में जहां पर विधानसभाएं जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, उनके इलेक्टेड मेंबर यहां पर शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये पूरे पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझो भाई, एक पॉइंट यहां पर आप लोग और समझो, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इस चुनाव का पूरा जो कंडक्शन होता है, जो दिस इलेक्शन आर कंडक्टेड एंड ओवरसीन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब जो भारतीय निर्वाचक आयोग है, ठीक है, उसके द्वारा, ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव का पूरा निगरानी किया जाता है और पूरा यहाँ पर प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है, ठीक है। तो एक तो पॉइंट यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखना। दूसरी बात, कई बार प्रश्न ये उठता है, जैसे मानो किसी राज्य की, किसी स्टेट की असेंबली को भंग कर दिया गया, विधानसभा को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो जब कोई स्टेट की असेंबली भंग रहती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिंपल सी बात है। और ये कोई भी पैरामीटर नहीं किस आधार पे आप राष्ट्रपति के इलेक्शन को रोक सको, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता। मतलब अगर किसी स्टेट में असेंबली काम नहीं कर रही प्रेजेंट टाइम में, भंग है वो, तो उसके बिना भी इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट तो आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखो। दूसरी पॉइंट, कुछ पॉइंट यहाँ पर आप लोग और समझो, जैसे कि जो प्रत्येक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, जो स्टेट के एमएलएज होते हैं हर स्टेट के, ठीक है, उन एमएलएज के जो वोट की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू 1 के बराबर नहीं होती है। मतलब हर स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे यूपी का अगर कोई एमएलए है, तो महाराष्ट्र का जो कोई एमएलए है, उनसे उन दोनों के वोट की वैल्यू समान बिल्कुल नहीं होगी, उन दोनों के वोट की वैल्यू अलग अलग होगी। तो वो कैसे काउंट किया जाता है, ये बात समझना। काउंट करने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि जो राज्य की जनसंख्या है, ठीक है, जो राज्य की पॉपुलेशन है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं वहां पे नंबर ऑफ एमएलए से, ठीक है। जो नंबर ऑफ एमएलए होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के अंतर्गत, ध्यान समझिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, इलेक्टेड मेंबर की ही मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, उतना इंटू 1000, ठीक है। इससे जब आप डिवाइड करते हो तो जो यहाँ पर वैल्यू निकल करके आती है, वो होती है उस स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। ये एक बेसिक पॉइंट हो गया आप लोगों को, ये बात समझना। यहां पर ध्यान ये देना कि यहां पर जो जनसंख्या टर्म का प्रयोग किया गया, जो पॉपुलेशन टर्म का प्रयोग किया गया है, उसके लिए हम लोग 1971 के सेंसस को यहां पर लेते हैं। गलती हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर हम लोग गलती कर देंगे 2011 के सेंसस को मान लेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना, 1971 के सेंसस का प्रयोग किया जाता है और 2026 तक इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो नया सेंसस आएगा फिर उसको यहां पर शामिल किया जाएगा, ठीक है।
तो एमएलए के वोट की वैल्यू यहाँ पर काउंट हो गई। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं भाई, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, जो एमपी होते हैं उनके भी वोट की वैल्यू हम लोग काउंट करते हैं। और उनका तरीका यहाँ पर ये होता है कि जितने भी, मानो यूपी के 10 मेंबर थे राज्य विधानसभा में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, महाराष्ट्र के कुछ थे, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के कुछ थे, ठीक है, तो इन सब राज्यों के एमएलए के वोट की वैल्यू को समेशन कर दो, ठीक है, इन सब राज्यों के वोट के एमएलए की वैल्यू को समेशन कर दो और उसको डिवाइड कर दो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके नंबर से डिवाइड कर दो। तो यहां पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू यहां पर होती है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक वोट की वैल्यू होती है। जनरल आइडिया दे रहा हूं, परेशान मत होना, ये बेसिक बातें हैं, ये बातें समझ लोगे तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद समझो भाई, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जनरली आप लोग टर्म सुनते भी होंगे, वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। मतलब क्या होता है भाई, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग। जो ये चुनाव होता है पूरा, ये गुप्त मतदान होता है, ठीक है, सीक्रेट बैलेट के माध्यम से इसका इलेक्शन हम लोग कराते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लोग और ध्यान रखना, क्या, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यहाँ पर लागू हो रहा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, मतलब एकल संक्रमणीय मत यहाँ पर हो रहा है, और गुप्त मतदान की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। तो ये 3 टर्म आप लोग यहाँ पर और ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल यहाँ पर इलेक्शन ऐसे होता है जैसे कि अगर जो व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा, जो निर्वाचक मंडल है उनका, ठीक है, अगर वो जब वोट दे रहे होते तो वो वोट इस प्रकार से देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने बैलेट पेपर में नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, मानो 4 कैंडिडेट थे राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है, तो वो उन चारों कैंडिडेट की प्राथमिकताएं तय करेंगे, ठीक है, कि नंबर 1 पर कौन कैंडिडेट रहेगा मेरे हिसाब से, नंबर 2 पर कौन रहेगा, नंबर 3 पर कौन रहेगा, नंबर 4 पर कौन रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रेफरेंस तय करते हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपना प्रेफरेंस क्या कर दिया, जमा कर दिया। अब होगा वहां पर क्या, इलेक्शन के अंतर्गत, कि हम काउंट करेंगे सबसे पहले, सबसे जो पहला फेज होता है काउंटिंग, उस काउंटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर पर जितने जितने व्यक्तियों को जो जो वोट पड़ा हुआ है वो हम लोग काउंट करते हैं। जैसे मानो, ठीक है, अगर मानो किसी कैंडिडेट को 50% + 1 यहाँ पर वोट मिल गया, तो वो क्या होगा, वो जीत जाएगा। अगर किसी को भी नहीं मिला यहाँ पर 50% + 1 वोट, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर ये होता है कि जो पहले फेज में, मतलब जब हमने फर्स्ट प्रेफरेंस सबकी काउंट किया था, उस फेज में जो सबसे कम वोट पाया रहेगा व्यक्ति, ठीक है, उसके फर्स्ट प्रेफरेंस के वैल्यू को रद्द किया जाएगा और उसके सेकंड प्रेफरेंस में, समझना बात को, पहले फेज में मानो मैंने सबसे कम वोट पाया, ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे केवल 10 ही वोट यहाँ पर पड़ा। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरे जो 10 वोट थे उनको कैंसिल किया जाएगा और मेरे बाद, मेरे जिसमें मुझे पहला नंबर दिया गया था, उसमें मेरे बाद सेकंड नंबर पर जिस व्यक्ति का नाम होगा उसको वो सारे वोट ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो संभव होता है क्या होता है, इस माध्यम से रिजल्ट यहाँ पर निकल करके आ जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि मत का ट्रांसफर यहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का मत का यहाँ पर ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर रिजल्ट ना निकले तब, ठीक है। राष्ट्रपति का जो पूरा इलेक्शन होता है, उस पूरे इलेक्शन में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद की जांच कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में एकमात्र और अंतिम अथॉरिटी यहाँ पर होती है, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विवाद का यहाँ पर जांच करती है, ठीक है। समझ में आ गया भाई। तो आई होप कि प्रेसिडेंट के पूरे इलेक्शन का जो बहुत बेसिक और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेचर होता है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग चीजें डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन से, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि असर्शन रीजन दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। सही बात है भाई, ब्रिटिश का जो राजा होता है वो क्या होता है, वो होता है आप लोगों का आनुपातिक वो होता है वंशानुगत सिस्टम में, ठीक है। वहां पर क्या होता है, वंशानुगत सिस्टम में राजा चयन किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर रिपब्लिक है, मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो ब्रिटिश के राजा से भिन्न है, ये बात ध्यान रखना, ये कथन तो यहाँ पर सत्य दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है दोस्तों आप लोगों का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है, 1 मिनट आने लगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है कि रीजन जो है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। अब ध्यान समझना, क्या भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसके पास वास्तविक शक्ति होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर नाम मात्र का प्रमुख होता है हमारा राष्ट्रपति, इसके पास शक्तियां नहीं होती हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारे भारत का राष्ट्रपति है,
उसके पास केवल नाम मात्र की शक्तियां हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास क्या है, वास्तविक शक्तियां वहां पर होती हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये कथन यहां पर गलत है। और जब भी असर्शन रीजन के प्रश्न में एक स्टेटमेंट गलत निकल करके आ जाए, आपके लिए ये सबसे इजी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो गया, ए सही है और यहाँ पर आर जो था वो गलत था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग को देखना ही नहीं है, अब यहाँ पर बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर असर्शन रीजन का एक स्टेटमेंट दिया गया है, पर उसको भी हम लोग ध्यान से यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। सही बात है भाई। ठीक है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ये आप पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 53 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 के अंतर्गत आप यहाँ पर ये चीज पढ़ते हो। हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि जो केंद्र सरकार के लिए भाग 5 है वो आर्टिकल 52 से 78 के मध्य में रहता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 53 जो है, ठीक है, वो इस बात को बताता है कि संघीय कार्यपालिका जो यूनियन एक्सिक्यूटिव बॉडीज है उसका जो प्रमुख होगा वो प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, रीजन यहां पर क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति की, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब क्या हो भाई, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर रीजन क्या है, ठीक है, जो रीजन है वो यहाँ पर गलत हो गया अपने आप ही। ठीक है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आपको पता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्री परिषद की सलाह पे कार्य करता है। वो क्या करता है, वो आपका मंत्री परिषद की सलाह पे कार्य करता है। आपने देखा भी होगा आर्टिकल नंबर 74(1), ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह पे क्या करता है, वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो होती ही नहीं है कोई भी खास। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और मैंने फिर से कहा अगर असर्शन रीजन के प्रश्न में एक स्टेटमेंट गलत हो जाए तो आपके लिए सबसे इजी प्रश्न बन गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, सी विकल्प यहाँ पर निकल करके आ गया। ठीक है, अब देखो भाई, अच्छा यहाँ पर मैं आपको कुछ आर्टिकल्स एक बार याद कराता हूँ। जैसे आप लोग अगर आर्टिकल्स भी याद कर लोगे ना तो चीजें आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। देखो आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 याद करो। 52 से स्टार्ट होता है संविधान का भाग 5। 52 आर्टिकल ये कहता है प्रेसिडेंट के बारे में। वो क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है कि भाई राष्ट्रपति कोई चीज होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो यहाँ पर आर्टिकल 52 से स्टार्ट होती है। आर्टिकल 53 में ये कहा जाता है कि जो जो एक्सिक्यूटिव पावर होगा यूनियन का, उसका जो प्रमुख होगा, ठीक है, एक्सिक्यूटिव पावर का जो कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख होगा वो कौन होगा, वो होगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, वो होगा राष्ट्रपति, मतलब एक्सिक्यूटिव पावर के बारे में, ठीक है, एक्सिक्यूटिव पावर के बारे में जो यहाँ पर आपको बताया गया है वो बताया गया आर्टिकल नंबर 53 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन राष्ट्रपति का यहाँ पर होगा। किस मैनर में होगा, तो जो मैंने अभी आप लोगों को प्रोसेस समझाया ना कि किस प्रकार से राज्य के जो एमएलएज होंगे उनका वोट काउंट होगा, किस प्रकार से एमपीज का वोट काउंट होगा, वो सारी बातें कहां पर दी गई है, वो दी गई है आर्टिकल नंबर 55 के अंतर्गत। मतलब इलेक्शन और इलेक्शन का जो मैनर है आर्टिकल 54 और 55 के अंतर्गत ये बातें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा अपनी पदावधि के बाद 5 वर्ष तक के लिए होता है। इसके बारे में कहा गया है आपका आर्टिकल नंबर 56 के अंतर्गत। ठीक है, तो एटलीस्ट ये बेसिक आर्टिकल्स जो हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में, ठीक है, ये बेसिक आर्टिकल तो आप लोग देख ही लो, याद कर ही लो, एग्जाम में पूछ ही देगा। ठीक है, और पूछा भी हुआ है, अभी मैं डिस्कस भी करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, ठीक है, ध्यान देगा, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थी। अभी मैंने आप लोगों को आर्टिकल्स क्यों पढ़ाया सारा, आप कहोगे सर बस कहानी सुनाने में सर को बड़ा मजा आता है। ठीक है, अरे भाई मैं कहानी नहीं सुना रहा था, मैं सारे आर्टिकल्स आप लोगों को याद इसलिए करा रहा हूं कि अगर एक बार आर्टिकल्स याद हो गए इजिली आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले जाओगे। ठीक है, देखो 2010 में ये क्वेश्चन आयोग ने पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं, जो एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है, वो राष्ट्रपति में नहीं था, ये किस आर्टिकल में बताया गया। ठीक है, आप समझो भाई, मैंने आपसे क्या कहा, आर्टिकल 53 आप लोगों को याद करके यहाँ पर आगे बढ़ना है। इसके अलावा आर्टिकल 51 क्या होता है भाई, डीपीएसपी है, ये संविधान के भाग 4 में आता है, भाग 5 में तो आता ही नहीं है, इसको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। ठीक है, आर्टिकल 52 क्या, 52 से 78 संविधान का भाग 5 है। 52 में सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 52 क्या होगा, राष्ट्रपति पद के बारे में बता रहा होगा। आर्टिकल 54 और 55 मैंने क्या कहा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है। 54 में इलेक्शन के बारे में बताया गया है, 55 में इलेक्शन के मैनर को समझाया गया। ठीक है, किस प्रकार से इलेक्शन होगा वो बताया गया। ठीक है, तो 54 इलेक्शन के बारे में यहाँ पर हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में चारों आर्टिकल्स, तो चारों आर्टिकल्स आप लोग यहाँ पर क्या है पता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस प्रकार से एनालिसिस करोगे, बहुत ही इजीली क्वेश्चन आप लोगों से होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई,
अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर से असर्शन रीजन, कथन कारण, ये बड़ा परेशान भी करता है, बहुत बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक बार देखो क्या कह रहा है, ठीक है, कि असर्शन है, पहला स्टेटमेंट है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर भारत के राष्ट्रपति में नहीं थे, आर्टिकल 53 10 बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, सही कथन है, ठीक है। अब अगला कथन देखो भाई, अगला कथन कह रहा है दोस्तों, ठीक है, अगला कथन यहाँ पर कह रहा है कि जो रीजन है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। कार्यपालिका शक्तियां क्या है यहाँ पर, सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, सही बात है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब ही वही होता है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर ये आया कि जब आपको दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया, अब आपके लिए सरदर्द है, सरदर्द ये है, अब आपको यहाँ पर ये पहचानना है कि क्या रीजन इस कथन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, क्या इसको व्याख्यायित करता है, ये आपको अब सोचना पड़ेगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे, इसका कार्यपालिका शक्तियां क्या होती है इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन तो नहीं करता है, सीधी सी बात यहां पर हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर मानेंगे कि ये सही स्पष्टीकरण यहां पर क्या है, वो नहीं है, लेकिन दोनों ही कथन यहां पर क्या थे, वो सत्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से असर्शन क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक बार देख लेते क्या कह रहा है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में नहीं था, सही बात है, आपको पता होगा कि तीनों जो सेनाएं होती हैं उनका जो प्रमुख होता है, ठीक है, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, ये बात तो यहाँ पर सत्य है। अगला कथन यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने इच्छा से काम नहीं करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह, पार्लियामेंट की सलाह यहाँ पर बहुत जरूरी होती है। कोई युद्ध शुरू करना है, समाप्त करना है, इसके लिए पार्लियामेंट और मंत्रिपरिषद की सलाह इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो राष्ट्रपति अपने अधिकार से ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, वो नियंत्रण में है मंत्रिपरिषद और संसद के, ठीक है, इसीलिए इसको नाम मात्र का प्रमुख हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसको वास्तविक प्रमुख हम लोग नहीं कहते। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों का गलत है, और जैसे ही दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट गलत निकल करके आया, उठ करके मैं बल्ले बल्ले करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, आपके लिए सबसे जबरदस्त स्टेप यही है, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर एक कथन गलत हो गया, इजिली आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए सही और आर गलत, ठीक है, ए सही और आर गलत, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई। अब देखो भाई, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक बार देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बार समझते हैं, ठीक है। कह रहा है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है नेशन को, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, परंतु राष्ट्र का लीडरशिप नहीं करता है। इसके बारे में स्टेटमेंट दिया, कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, किस पोस्ट पर लागू होता है। लोकसभा का चेयरपर्सन नहीं भाई, वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व थोड़ी करता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व अगर आप ध्यान दोगे तो दो प्रकार के लोग करते हैं, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो होता है वो क्या करता है, वो वास्तविक प्रतिनिधित्व होता है, मतलब वो वास्तविक नहीं, मतलब वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन नेशन का प्रतिनिधित्व वही कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, नेतृत्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का पद यहाँ पर दिया गया, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये प्रेसिडेंट के बारे में स्टेटमेंट था, बहुत ही इजिली है, ठीक है, कि वास्तविक प्रमुख कौन हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, और नाम मात्र का प्रमुख कौन हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है। ये बातें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फिर से वही कथन कारण का क्वेश्चन है, बड़ा परेशान करता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, कह रहा कि भारत का राष्ट्रपति इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है, सही बात है भाई, हमने डिस्कस किया है अभी, ठीक है, आर्टिकल 54 चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव हमने डिस्कस किया था ना, याद रखना। रीजन, रीजन क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो कि संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स को मिलाकर के बनाई जाती है, सही बात है भाई, ये पॉइंट बहुत अच्छा बता रहा है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन, पहला स्टेटमेंट था कि राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट मेथड से हो रहा है, सही बात है। रीजन इस बात को बता रहा है कि भाई जो हमारा इलेक्टोरल मंडल है, ठीक है, जो निर्वाचन मंडल है, वो क्या है, वो राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, ठीक है, के इलेक्टेड मेंबर को मिलाकर बनाया जा रहा है, मतलब रीजन कथन को वेरीफाई कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये बात समझने का प्रयास करो, और जब आप ये बात समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि दोनों कथन सत्य हैं, और ये सब क्या है, सही स्पष्टीकरण है, क्या है, सही स्पष्टीकरण है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कल पॉइंट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, ठीक है, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, ये दो आर्टिकल से ध्यान दीजिएगा। फिर से हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या था, स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट कि जो पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, सही बात है, जब तक राष्ट्रपति कोई चेयर पर बैठा हुआ है
वो जब रिटायर हो, उसके रिटायर मतलब उसकी पदावधि समाप्त होने से पहले हम दूसरे प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ पर करा ले, ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है। तो ये कथन तो यहाँ पर सत्य है। अगला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दे रहा है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे। सही बात है, आर्टिकल 56 मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया अभी, ठीक है, कि आर्टिकल 56 में ये बात मेंशन किया गया है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। जब तक कोई नया उत्तराधिकारी व्यक्ति नहीं आ जाता है तब तक पुराना राष्ट्रपति क्या होगा, अपने पद पर बना रहेगा। बिना राष्ट्रपति विहीन राज्य थोड़ी बन पाएगा हमारा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को अपने पद पर रहना ही पड़ेगा। अगला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, कि जो इलेक्टोरल मंडल है, निर्वाचन मंडल है, उसके अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। और क्वेश्चन में क्या था कि जो गलत स्टेटमेंट है वो आप लोगों को पहचानना था, ठीक है। पहले 3 स्टेटमेंट तो सही है, वो तो हम लोगों को दिख रहा है। चौथा स्टेटमेंट क्या है, कि वही स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों से प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम पर बताया था, कहानी नहीं सुना रहा था उस टाइम पर भी, बातें बता रहा था, समझना। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी स्टेट की असेंबली को भंग कर दिया गया है या फिर वो अवेलेबल नहीं है तो इस आधार पर हम प्रेसिडेंट की इलेक्शन को स्थगित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर बताई गई है कि अगर कोई राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम नहीं कर रही है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निर्वाचन मंडल फिर भी पूर्ण माना जाएगा और यहाँ पर वोट पड़ता है, ठीक है। तो डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। और इसका आंसर यहाँ पर आप लोगों का इजिली निकल करके आ गया। पॉइंट क्लियर है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने लोगों के द्वारा। देखो क्या होता है ना, जैसे मानो अगर मुझे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, अगर मुझे राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है तो मुझे कम से कम 50 प्रपोजर चाहिए, ठीक है, जो अनुसमर्थक हो, जो मेरे प्रस्ताव का अनुसमर्थन वहां पर करें। और उसके पश्चात हमको क्या चाहिए, 50 हमको यहाँ पर अनुसमर्थन करने वाले और 50 प्रस्तावक, ठीक है। तो 50 प्रपोजर, 50 प्रस्तावक और 50 अनुसमर्थन, ये दोनों हमको यहाँ पर चाहिए होते हैं, ठीक है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुसमर्थक, मतलब 50 प्रपोजर और 50 आप लोगों के अनुसमर्थक, मतलब सेकेंडर कहा जाता है उनको शायद, ठीक है। अब इंग्लिश देखिएगा आप लोग, ठीक है, अनुसमर्थक, ठीक है, ये हमको चाहिए। प्लस इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए, एक कम से कम यहाँ पर क्या कहते हैं कि 15,000 रुपए की जमानत राशि यहाँ पर जमा करना पड़ेगी। जमानत राशि यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। इस आधार पर, ठीक है, ये बेसिक चीजें जब आप पूरी करोगे तब आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ने दे सकते, ठीक है। तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुसमर्थक और 15,000 रुपए की जमानत राशि, ये 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर क्या होता है, हम इनका चुनाव करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो प्रस्तावक होगा और जो अनुसमर्थक होगा, ये वही व्यक्ति होगा जो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में निर्वाचक मंडल के तौर पर शामिल है, ठीक है। कौन है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में निर्वाचक मंडल के तौर पर यहाँ पर शामिल है, उनको ही यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे बस, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया भाई, क्लियर हो गई ये बात। अब देखो भाई, तो इसका आंसर क्लियर हो गया ना। यहाँ पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय क्या था कि मुझे लगता है कि उस समय 10 निर्वाचक की आवश्यकता थी। अभी ये फैक्ट चेंज हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ उसको याद कर लेना, ठीक है, कि 50 अनुसमर्थक और 50 प्रस्ताव के यहाँ पर आप लोगों को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बात क्लियर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है, 3 स्टेटमेंट दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए क्या शर्तें होती हैं, वो शर्तें इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, क्या अर्हताएं होती हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो मैं पहले अर्हताओं पर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके लिए आर्टिकल 58 के अंतर्गत कुछ क्राइटेरिया सेट किया है, कुछ योग्यताएं तय की गई है। योग्यता क्या है, सबसे पहली योग्यता तो ये कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, क्या हो, इंडिया का सिटीजन हो। ध्यान समझिएगा, हम लोग जब सिटीजनशिप वाले पूरे टॉपिक को पढ़ रहे थे मैंने आप लोगों को बताया था कि नागरिक बनने के कई प्रकार के तरीके होते हैं, ठीक है। आप प्राकृतिकरण के द्वारा बन सकते हो, आप अपने वंशज के द्वारा बन सकते हो, कई प्रकार से आप क्या कर सकते हो, नागरिक यहाँ पे भारत के बन सकते हो, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से अगर आप नागरिक बने हो, ठीक है, तो आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ पर क्या कर सकते हो, लड़ सकते हो। पहली बात तो ये बात समझना, ठीक है। सेकेंड, उसकी जो आयु हो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष यहाँ पर पूरी कर चुका हो, ये भी एक बहुत बड़ी शर्त है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जाकर कोई भी नहीं बन सकता है, 35 वर्ष की आयु कम से कम आपकी होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो,
ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की यहाँ पर क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। ठीक है, इसके अलावा एक शर्त यहाँ पर और यहाँ पर दिया नहीं है कि वो लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये भी एक बहुत बड़ी शर्त है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको ये 4 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी कि आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, और लोकसभा, ध्यान समझना गलती यहाँ पर क्या होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, गलती यहाँ पर ये होगी, आप इस लोकसभा को राज्यसभा समझ लोगे, या फिर आप इसको संसद से एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, आप इसको संसद पढ़ करके मान लोगे, नहीं भाई लोकसभा की बात कर रहा है, ना तो संसद की बात कर रहा है, ना तो राज्यसभा की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बेसिक पॉइंट यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब देखो हम लोग का अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कौन से राष्ट्रपति के विषय संदर्भ में पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, जन्मा नागरिक नहीं होना चाहिए। आप भारत में किसी प्रकार से नागरिक हो, अगर नागरिक हो तो आप यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, पहला कथन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर केवल बाई बर्थ वाले नागरिक की बात कर रहा था। ठीक है, तो बाई बर्थ वाला सिटीजन नहीं, किसी भी प्रकार का सिटीजन यहाँ पर शामिल होगा। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, सही बात है। संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, नहीं, ध्यान रखना संसद नहीं भाई, लोकसभा, ये गलती मत करना। ठीक है, लोकसभा, इसका मतलब क्या हुआ, केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या होगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छा टॉपिक था, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक यहाँ पर नहीं है ये पूछ रहे हैं। 35 वर्ष आयु आवश्यक है, पढ़ा लिखा हो, ऐसी तो शर्तें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं बताई गई। ठीक है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है, लोकसभा, ये लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये बात ध्यान रखना। देश का नागरिक हो, सही बात है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर बी और सी में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, बी और सी में कंफ्यूजन ये हो सकती है कि सी वाले में सांसद की बात कर रहा है, पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है, तो राज्यसभा वाले की बात यहाँ पर हो रही है, प्लस लोकसभा की बात भी यहाँ पर हो रही है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो अगर बी और सी में आपको किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा ना, तो बी को एलिमिनेट करो। ठीक है, क्योंकि बी की बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी है ही नहीं। ठीक है, कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तभी राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसी बातें कहीं पर नहीं बताई गई। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसका नहीं दिया गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु, परंतु क्या, परंतु इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही वो राष्ट्रपति चुना जाएगा, ठीक है, जैसे वो इलेक्टेड होगा राष्ट्रपति के तौर पर, उसको अपनी सदस्यता वो ऑटोमेटिकली वहां पर छूट जाएगी। ठीक है, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता वहां पर छोड़नी होगी। अगर वो किसी विधानसभा का मेंबर था तो उसको वहां पर छोड़ना पड़ेगा, अगर किसी संसद का मेंबर था तो उसको वहां पर अपनी जो उसकी सीट है वो वहां पर वैकेंट करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जैसे ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा ये प्रोसेस अपने आप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होगा, अपने आप यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा, महाभियोग का मतलब क्या होता है, इंपीचमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, इंपीचमेंट की बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर हम किसी प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट के द्वारा हटाएं, उसके लिए किस आर्टिकल में बात की गई है, किस आर्टिकल में बात किया गया। ठीक है, देखो आर्टिकल 53 क्या था, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट था, हमने याद किया था कि राष्ट्रपति उसका प्रमुख होता है। आर्टिकल 13 एक विकल्प में दे रहा है, अरे फंडामेंटल राइट है मेरे महोदय, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 याद होगा आप लोगों को, आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन किया गया था, आर्टिकल 13 में क्या किया गया था, लॉज जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेंगे उनका शून्यकरण कर दिया जाएगा, उनको जीरो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो फंडामेंटल राइट है, इसको भी एलिमिनेट कर दो, तो ये और ये दो तो हो ही नहीं सकते। बचा आर्टिकल 74 और 61। 74 हमने मंत्रिपरिषद के संदर्भ में भी देखा था, तो कौन सा आर्टिकल बचा, आर्टिकल 61। ठीक है, तो इंपीचमेंट के संदर्भ में, महाभियोग के संदर्भ में अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चीजें डिफाइन यहाँ पर की गई। ठीक, क्या किया गया है, चीजें यहाँ पर डिफाइन की गई है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगर हम इंपीचमेंट की बात करें तो देखो संविधान में, ठीक है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, आप चाहो तो अपन नोट भी कर लेना, आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग की बात किया गया, इंपीचमेंट की बात किया गया, किस आधार पर, तो कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, इस आधार पर हम राष्ट्रपति के अगेंस्ट महाभियोग चला सकते हैं। ध्यान समझिएगा, केवल और केवल एक आधार है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने का, वो आधार है संविधान का उल्लंघन। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये, सबसे अच्छी नहीं, सबसे खराब बात जो यहाँ पर ये कि संविधान का उल्लंघन इस टर्म को कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में
डिफाइन नहीं किया, नॉट डिफाइन टर्म ही, ठीक है। देखो जब कोई टर्म अपरिभाषित रहता है ना तब उसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, ठीक है, और यही बहुत समस्या को क्रिएट करता है, ठीक है। तो संविधान का उल्लंघन ये टर्म कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, बात ये समझना। दूसरी बात, आर्टिकल 61 ये कहता है कि अगर किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग को शुरुआत करनी है तो वो हम किसी भी सदन में कर सकते हैं, मतलब चाहे तो हम लोकसभा में स्टार्ट करें चाहे तो हम राज्यसभा में स्टार्ट करें, हम कहीं पर भी किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट प्रस्ताव को स्वीकार चला सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये है कि भाई इंपीचमेंट प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 1/4, ठीक है, 1/4 जो मेंबर होंगे उस सदन के, उनके सदस्यों के द्वारा क्या करना पड़ेगा, हस्ताक्षर करना पड़ेगा, ठीक है, हस्ताक्षर करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि कोई भी मुंह उठा कर लेगा कि हम राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर के आ रहे हैं, नहीं नहीं भाई, बहुत बड़ा पद है, बहुत प्रमुख पद है वो हमारे लिए, ठीक है। तो उसके लिए 1/4 मेंबर जो होंगे पार्लियामेंट, जो उस सदन के, ठीक है, वो जब हस्ताक्षर करेंगे तभी ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, ठीक है। और जब प्रस्ताव आगे बढ़ेगा तो उस सदन में जहां पर इसको प्रस्तुत किया गया था वहां पर कम से कम 2/3 मेंबर के द्वारा, ठीक है, कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा इस प्रस्ताव को क्या करना पड़ेगा, पारित होना पड़ेगा। और जब पारित होगा यहां से तब दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन उन आरोपों की जो राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए उन आरोपों की फिर से जांच करेगा, फिर वहां पर पारित होगा, तब जाकर के इंपीचमेंट का प्रस्ताव पूरा होता है। सबसे अच्छी बात, 2-3 बात यहाँ पर ये समझना कि इंपीचमेंट प्रस्ताव को जब देना रहता है तो कम से कम 14 दिन पहले हमको प्रेसिडेंट को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देनी पड़ेगी इंपीचमेंट प्रस्ताव को ले आने से पहले। भाई देखो हम ये प्रस्ताव ले आने जा रहे हैं, ये 14 दिन का नोटिस पीरियड मैं आपको दे रहा हूँ, 14 दिन में आप समझ लो क्या करना है, ठीक है। तो ये नोटिस देना बहुत जरूरी है। कुछ बातें और समझो। आर्टिकल 61 जो इंपीचमेंट की प्रक्रिया है ये पार्लियामेंट की अर्धन्यायिक शक्ति है, क्या है भाई, क्वासी जुडिशियल पावर यहाँ पर माना जाता है, ठीक है, अर्धन्यायिक शक्ति यहाँ पर कहा जाता है। 2-3 बातें और समझो, ठीक है। राष्ट्रपति के इंपीचमेंट में, ठीक है, राष्ट्रपति के खिलाफ जब महाभियोग चलेगा तो इसमें केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर प्लस नॉमिनेटेड मेंबर, मतलब जो चयनित सदस्य यहाँ पर हैं वो और जो मनोनीत सदस्य हैं वो, दोनों ही सदस्य, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जब राष्ट्रपति का इलेक्शन करना था तो जो इलेक्टोरल पूरी मंडल थी वो अलग थी, जो निर्वाचन मंडल थी वो पूरी अलग थी, उसमें स्टेट पार्टिसिपेट कर रहा था, यूटीज पार्टिसिपेट कर रहे थे और केवल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन इंपीचमेंट में इलेक्टेड मेंबर के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, नॉमिनेटेड मेंबर भी आएंगे, लेकिन केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है, स्टेट और यूटीज का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होता है। पॉइंट क्लियर हो गया ना? इतने सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर और समझ लो, आज तक भारत में राष्ट्रपति के अगेंस्ट कोई भी इंपीचमेंट प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किससे है, मैंने डिस्कस कर दिया, संसद के दोनों सदनों को है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, मैं ना टॉपिक क्वेश्चन कराने से पहले आप लोगों को टॉपिक समझा इसलिए दे रहा हूं ताकि जब टॉपिक आप लोग समझ लोगे ना तो क्वेश्चन लगाना थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, और चीजें एक बार दिमाग में क्लिक कर जाएंगे, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देनी पड़ती है, मैंने आपको बताया 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा, ठीक है। हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में। जैसे मानो जनरली क्या होता है, आपने देखा भी होगा, इससे पहले आपने जब पढ़े होगे राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, ठीक है, वहां पर आपने पढ़ा था कि 5 वर्ष की अवधि होती है। राष्ट्रपति जो पदस्थ राष्ट्रपति है उसके रिटायर होने से पहले, उसकी पदावधि समाप्त होने से पहले हमको नेक्स्ट प्रेसिडेंट को यहाँ पर चयन करना ही पड़ता है, ठीक है, एक शर्त है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जब ऐसा ना हो पाए, जैसे मानो किसी प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो जब उनकी मृत्यु जाएगी उस कंडीशन में अचानक से वो सीट वैकेंट हो गई है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आने वाले 6 महीनों के भीतर हमको प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा। एक ये शर्त है, इस शर्त को भी आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है, इस शर्त को भी यहाँ पर क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। आर्टिकल 62 और 62(2) के अंतर्गत ये दो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखो भाई यहाँ पर मैं आप लोग से कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे, कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति, कोई वाइस प्रेसिडेंट ना हो, ठीक है, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, इस पर प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ठीक है। बड़ा अच्छा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, कि अगर राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, अचानक से खाली हो गया, ठीक है, और उस समय कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं था या फिर वो अवेलेबल नहीं था, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो अगर वो भी अनअवेलेबल है तो उसके पश्चात जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा, ठीक है,
जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा वो क्या होगा, प्रेसिडेंट के कार्यवाहक पद पर यहाँ पर क्या करेगा, आसीन होगा। ठीक है, इसका आंसर क्लियर हो गया ना, ध्यान समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट के बाद कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार यहाँ पर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, आर्टिकल 108 क्या कहता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ज्वाइंट सेटिंग की बात करता है, संयुक्त बैठक की बात करता है। ठीक है, अगर आप ज्वाइंट सेटिंग के कॉन्सेप्ट को याद नहीं किए तो गड़बड़ा दोगे। ज्वाइंट सेटिंग का मतलब होता है कई बार ऐसा होता है कि हम हालांकि पार्लियामेंट का जब टॉपिक डिस्कस करें तो वहाँ पर डिस्कस भी करेंगे अच्छे से। ठीक है, लेकिन ज्वाइंट सेटिंग मतलब ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा कई बार कुछ मुद्दों पर सहमति बनाने में असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक क्या कर सकता है, बुला सकता है। मतलब कौन बुला सकता है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत आर्टिकल 108 इस बात को मेंशन करती है कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेटिंग में क्या कर सकता है, बुला सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं को तो पहले तो मार्क कर लो। ठीक, अब पढ़ो भाई, प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो संसद का एक संगठक भाग है। ध्यान समझना, देखो क्या होता है ना, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, ठीक है, पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान समझना, राष्ट्रपति संसद का सदस्य है लेकिन वो किसी भी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा अथवा राज्यसभा का मेंबर नहीं है लेकिन संसद का एक भाग है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते नहीं भाई, चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास इतनी पावर नहीं है कि वो चर्चा में भाग ले पाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कहता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, एक बार संयुक्त बैठक की जाती है, जो पहला सेशन होता है उस सेशन में क्या करता है, प्रेसिडेंट जाकर के आने वाले पूरे वर्ष का अपना बताता हिसाब किताब कि हम लोग ये करने वाले हैं। ठीक है, एक तरीके से सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए वो अपनी स्पीच वहां पर देता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब नई लोकसभा गठन होता है उस प्रेसिडेंट क्या करता है, ज्वाइंट सेटिंग में अपना यहाँ पर अपना व्यू देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। ठीक है भाई, अध्यादेश और ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 123। ठीक है, आर्टिकल 123 जो है वो आपका क्या है, अध्यादेश के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 रेडी सेट एंड गो। ठीक है, तो अध्यादेश यहाँ पर सरकार की तरफ से आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन फिर से कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कथन और कारण के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला कह रहा है राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही बात है भाई, ये तो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक, पारित एक्ट जो है वो बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते हैं। ध्यान समझिएगा, किसी भी विधेयक में जो संसद पारित कर रही है उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, लेकिन कई बार बाध्य नहीं होता है। ठीक, कई बार इसके पास 3 प्रकार के वीटो पावर भी दिए गए राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो पारित विधेयक है वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाते हैं। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, इस वजह से ये जो रीजन यहाँ पर दिया गया ये इस बात को डिफाइन करता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक पार्ट है। सही बात है, यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, सही प्रकार से डिफाइन कर पा रहा है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट इस वजह से है कि उसके बिना कोई विधेयक पारित नहीं हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 111, ठीक, आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का विधेयकों पर जो अधिकार है स्वीकृति देने का उसकी बात यहाँ पर करता है। ठीक है, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो पावर है, राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर नहीं है जो बाकी देशों में है। उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि मैं किसी चीज को रोकना चाहता हूँ, अगर समझो। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई आपका परिवार है, परिवार में 5 लोग हैं, आप चाहते हो कि भाई ये चीज ना हो, तो आप वीटो पावर वहां पे लगा सकते हो कि मेरा वीटो पावर लग गया, अब ये चीज नहीं होगा, भले कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो वीटो पावर का मतलब ये होता है। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो पावर दिए गए हैं। ठीक है, उसमें से उसके बाद एक वीटो पावर जो कि बाकी देशों में है वो भारत में नहीं है, वो वीटो पावर कौन सा है इसको आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप क्या करना है, बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी था, ये भी बात यहाँ पर डिफाइन हो गई है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। आर्टिकल 111, अभी तो डिस्कस कर रहा था हम लोग। ठीक है, कि 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करेगा,
सहमति दे सकता है अथवा सहमति यहाँ पर रोक सकता है। ठीक है, मैं वो आपको तीनों जो वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है, एक बार आप लोग देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीटो पावर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में जनरली। ठीक है, अच्छा और समझो भाई, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन चलिए जाने दे, इसको छोड़ दीजिए। ये ऑर्डिनेंस की बात करा कि अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अध्यादेश आपका आर्टिकल 123 के अंतर्गत है। ठीक है, तो वो करंट अफेयर से थोड़ा सा लिंक कर दिया था चीजें। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर से कह रहा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 123 है। सेम ही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन अभी लगातार इस प्रकार से आए, ध्यान देना। वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग क्या है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका जो अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो राष्ट्रपति करेगा। सही बात, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति की राष्ट्रपति का ध्यान रखिएगा। यूटीज का जो मुख्यमंत्री होगा, जो सीएम होंगे जैसे दिल्ली, इनके सीएम की अपॉइंटिंग कौन करेगा, ये भी आपका करेगा राष्ट्रपति ही, प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन योजना आयोग जो अभी नीति आयोग बन चुका है, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है इनका चयन राष्ट्रपति नहीं करता है, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति नहीं करते हैं, कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं इनकी नियुक्ति। ठीक है, इनकी नियुक्ति क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, मतलब फाइनेंस कमीशन और यूटीज के जो मुख्यमंत्री, मतलब दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट थी उनके लिए जो चयन यहाँ पर होगा, जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर से अटॉर्नी जनरल, एक राज्य का गवर्नर और एक कैग। ठीक है, तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तीनों को आप लोग मान लो भाई कि तीनों की नियुक्ति कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट ही कर रहा है। ठीक है, जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के चेयरपर्सन की नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट यहाँ पर करता है। ठीक है, क्लियर सी बात है। ठीक है, कैग किस आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 148। ठीक है, 148 ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक, इसलिए मैंने आप लोगों से यहाँ पर किया, चीजों को डिस्कस कर। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल, जो महान्यायवादी, आपको पता ही होगा, आर्टिकल नंबर 76, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76। अच्छा, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की करता है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ही करता है, उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता, बल्कि राज्यसभा में इसके लिए वोटिंग होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। संसद के दोनों जो मेंबर होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, वो क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, उपराष्ट्रपति की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि संविधान असाधारण कंडीशंस में, जब राष्ट्रपति शासन लगाओ, ऐसे कंडीशंस में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 160 के अंतर्गत। ठीक है, याद करना, राज्यपाल वाले टॉपिक में, इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहना है। ठीक है, अभी मैं जो चीजें बता रहा हूँ बस वो याद करते चलो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, भारतीय संविधान किस आर्टिकल के माध्यम से प्रेसिडेंट को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं चीजें, ये चीजें ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक आर्टिकल यहां पर पढ़ो अच्छे से, आर्टिकल 143। ठीक है, आर्टिकल 143। ठीक है, ये 143 वो आर्टिकल नहीं जो आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, जो आप लोग सोचते हो ना मन में 143 143 143, वो चीज नहीं है। क्या है भाई, मैं बताता हूँ। राष्ट्रपति जो है ना, जो प्रेसिडेंट भारत का, वो दो कंडीशन में, ठीक है, दो कंडीशन में क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सजेशन मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है कि भाई तुम मुझे सजेशन दो इन मुद्दों पर। ठीक है, किन प्रकार के मुद्दों पर, दो प्रकार के मुद्दे पर। एक ऐसे मुद्दे होंगे जो कि सार्वजनिक महत्व के मुद्दे होंगे। ठीक है, जो क्या होंगे, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर। ठीक है, अगर कोई विधिक प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सजेशन मांग सकता है। दूसरा सजेशन कब मांग सकता है, जब कोई पूर्व संवैधानिक संधि अथवा समझौते पर कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ। पूर्व संवैधानिक समझौता मतलब भारत में संविधान के निर्माण होने से पहले अगर कोई मुद्दा था, उस इश्यू पर अगर कोई प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है तो उस मुद्दे पर। ठीक है, तो पूर्व संवैधानिक संधि अथवा समझौते के मुद्दे पर अगर कोई प्रश्न उत्पन्न होगा तो प्रेसिडेंट के पास एक ऑप्शन ये होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर क्या करे, सजेशन की डिमांड करे। ठीक है, तो दो कंडीशन है प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के अंतर्गत। ठीक है, 143 ध्यान समझना, इसके अंतर्गत दो सजेशन यहाँ पर मांग सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये कि जो पहला कंडीशन था, पहला कंडीशन क्या, कि सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना कर सकता है राष्ट्रपति को कि भाई मेरे बस का नहीं है, मैं सजेशन तुमको नहीं दूंगा, जाओ। ठीक है, मतलब महामहिम को मना कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि मैं आपको सजेशन यहाँ पर नहीं दूंगा। सेकेंड कंडीशन जो थी, जहां पर पूर्व संवैधानिक किसी संधि या समझौते पर डिस्कशन हो रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है, उसकी पावर यहाँ पर नहीं है प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, वो क्या करेगा, अब उसको सजेशन यहाँ पर देना ही पड़ेगा।
एक बात यहाँ पर और समझो, तो सुप्रीम कोर्ट सजेशन देगा ना, वो राष्ट्रपति माने या ना माने राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, क्योंकि सजेशन है, सुझाव मांग रहा है राष्ट्रपति, ठीक है, ऑर्डर नहीं मांग रहा है, ठीक है, और ऑर्डर राष्ट्रपति किसी की लेगा भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को चाहे तो राष्ट्रपति मना कर सकता है, ध्यान ये बात रखना। तो ये है आर्टिकल 143, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के अंतर्गत क्या करता है, सजेशन यहाँ पर लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखो कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं ये कथन पूछ रहा है, ठीक है। पहला कथन क्या दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, भाई गलत बात है, मैंने वही तो बताया आप लोगों से कि प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है सजेशन लेने के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या है, बाध्य नहीं सजेशन लेने के लिए, बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को समझा दिया है। अब देखो राष्ट्रपति की जो क्षमा आदि की शक्ति है वो किस प्रकार की शक्ति है, तो क्षमा की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है, भाई न्यायिक शक्ति है, जुडिशरी पावर है यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो बहुत ही इजी टॉपिक था यहाँ पर। अब देखो अच्छा कुछ क्वेश्चन और देखते हैं भाई हम लोग, अभी कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। भारत का राष्ट्रपति वास्तविक लीडर होता है, गलत बात है भाई, वास्तविक तो नहीं होता है, लोकप्रिय भी जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है, क्योंकि लोकप्रिय तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता रहा था, वास्तविक और लोकप्रिय, ठीक है। औपचारिक प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, ये बात यहाँ पर सही है कि जो राष्ट्रपति हो गया वो औपचारिक प्रमुख हो गया, विधिक प्रमुख हो गया, तो ये कथन तो यहाँ पर सत्य है, ठीक है। राजनीतिक राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है, नाम मात्र का प्रतिनिधि होता है, सही है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, तो इस बात को एलिमिनेट कर दो। संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख है, सही बात है, नाम मात्र का प्रमुख है, ये भी सही बात है, मतलब सेकंड और फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का, सही होगा, डी विकल्प यहाँ पर आप लोगों का आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर राष्ट्रपति के पास नहीं, साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा पाना, वही वीटो शक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, हमने वीटो आपसे डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो आर्टिकल 111 संवैधानिक साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा पाना, सही है, राष्ट्रपति चाहे तो लौटा सकता है। फाइनेंशियल बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा पाना, ध्यान समझिएगा, फाइनेंशियल बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा पाना, यहाँ पर थोड़ा इशू है, इशू ये कि फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत ही आप लोगों का एक बिल आता है, इसका नाम है मनी बिल, ठीक है, मनी बिल। मनी बिल क्या होता है, मनी बिल मतलब धन विधेयक। तो राष्ट्रपति क्या होता है, देखो चूंकि मनी बिल को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सलाह यहाँ पर ले ली जाती है, तो मनी बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है, ठीक है। मनी बिल अगर आएगा राष्ट्रपति को यहाँ पर साइन करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी चीज है, ठीक है। तो इसको तो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया सकता है, ठीक है, तो बी एलिमिनेट कर दो, मतलब बी आंसर हो गया आप लोग का यहाँ पर, ठीक है, गलत क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत इजिली इसका आंसर यहाँ पर आप लोगों का आ गया, ठीक है। अब देखो अब कुछ ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं ना राष्ट्रपति के संदर्भ में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया को अगर शेड्यूल श्रेणी में शामिल करना है तो अधिकार किसके पास है, ठीक है, आप ध्यान दोगे यहाँ पर अगर, तो शेड्यूल जो 5वीं अनुसूची होती है संविधान के अंतर्गत, ठीक है, वो अनुसूचित क्षेत्रों को बताती है, तो उन अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित करने का जो अधिकार है वो आपका राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति क्या करता है, उन क्षेत्रों को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन से देखो, यहाँ पर राष्ट्रपति पद में कौन व्यक्ति रहे हैं, वो व्यक्तियों वाले प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, कई सारे प्रश्न पूछे गए, इसलिए याद करना। तो अब 9 में क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति के पद को कालानुक्रम में लगाइए, ठीक है। देखो मैंने बचपन में एक क्रम याद किया था, रास जवन्य वफ बिनिज्ञा आर संज्ञ ए प्रतिभा जी, जो प्रतिभा सिंह जी थी तब तक का मुझे पूरा क्रम याद था आप लोगों का, ठीक है, रास जवन्य वफ बिनिज्ञा आर संज्ञ ए इसके बाद आप लोग चीजें देख सकते हो, जो इधर प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट बने हुए इनका नाम तो आप लोगों को वैसे भी याद है। अब उस आधार पर ये क्वेश्चन बहुत इजीली लग जाएगा। पहले राष्ट्रपति कौन हुए, राजेंद्र प्रसाद, क्रम में लगाना है आप लोगों को, ठीक है। दूसरे क्रम में रास सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन जी यहाँ पर आ गए। रास जाकिर हुसैन यहाँ पर आ गए। राजवन्य, ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर वफ बिन गया तो वीवी गिरी यहाँ पर आ जाते हैं आप लोग के, तो ये आप लोग के वीवी गिरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्रम देखोगे तो क्रम से इजिली आप लोग का ये वाला आंसर दिख जाएगा, ठीक है, ध्यान समझना। अब कुछ अगले क्वेश्चन देखो, कह रहे भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है, वीवी गिरी राष्ट्रपति है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा इसमें एक समस्या यहाँ पर ये उत्पन्न होती है, कई बार बीच में कुछ कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, उनको जनरली हम राष्ट्रपति के क्रम में काउंट नहीं करते कई बार, ठीक है, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल चीज होती है, ध्यान रखना। अभी मैं आप लोगों को लास्ट में इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखो भाई
अब ये सब क्वेश्चन पूछा गया, ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, तो प्रेसिडेंट के संदर्भ में ये सारे क्वेश्चन तो याद कर ही लेना, बहुत ही यूनिक फीचर्स पूछे गए। जैसे कि प्रश्न है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, सर्वसम्मति से इलेक्टेड भारत के प्रेसिडेंट कौन है, इसके बारे में पूछा कि 4 विकल्प है कि इनके इनके विरोध में कोई था ही नहीं और सर्वसम्मति से इनको चुन लिया गया, ठीक है। क्या नाम होगा इनका आंसर भाई, इनका नाम ध्यान आप लोग बहुत अच्छे से रखना, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो क्या हुए थे, वो सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर चुने गए थे, ठीक है, और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सर्वसम्मति से यहाँ पर चुना गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है, ठीक है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो पहले उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है, तो वो नीलम संजीव रेड्डी जी ही थे, ठीक है। वो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी जी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि नीलम संजीव रेड्डी जी थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे, बिना किसी विरोध के चुने गए, सर्वसम्मति से चुने गए थे। वो क्या है, वो पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे, तो वो थे कौन, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। ध्यान दीजिएगा, पूछा प्रश्न क्या हुआ है, ठीक है, ध्यान दो आप लोग। तो देखो ये यूपीपीसीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति होने से पहले कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। फिर अगला क्वेश्चन आरओ के पेपर में 2021 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए, ठीक है, तो वो कौन है, वो नीलम संजीव रेड्डी जी। तो नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में 3 फैक्ट ध्यान रखना, निर्विरोध चुना गया, सर्वसम्मति से इनको चुना गया, ठीक है, ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं इससे पहले, और ये लोकसभा के यहाँ पर क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर आप लोग और ध्यान रखो, कह रहा कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनको दार्शनिक राजा कहा जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको हम शिक्षक बहुत अच्छा मानते हैं, इनके नाम पर उन्होंने शिक्षक डे स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो सारी बात है को, दार्शनिक राजा कौन था, दार्शनिक शासक कौन था, तो एस राधाकृष्णन जी थे, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन ऐसे 2012 में क्वेश्चन आया था, कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि ट्रेड यूनियन आंदोलन में संबंध रहे हैं, ठीक है, वीवी गिरी जी, ठीक है, वीवी गिरी जी जो थे, ठीक है, वो ट्रेड यूनियन आंदोलन में सम्मिलित रहे, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन था, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन था, उसके ये 2 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे, ठीक है, भारतीय ट्रेड यूनियन के 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वीवी गिरी ऐसे व्यक्ति जो कि ट्रेड आंदोलनों से यहाँ पर क्या हुए हैं, लगातार जुड़े। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, ठीक है, तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो थे, वो आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। अब कह रहा है कि अब यहाँ पर प्रतिभा पाटिल जी के बारे में पूछा गया, तो हम प्रतिभा पाटिल जी को नहीं याद करेंगे, यहाँ पर हम जो प्रेजेंट टाइम के आंकड़े उसको याद करते हैं, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी जो भी हमारी महामहिम में राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अब वो अगर हम व्यक्ति के तौर पर देखें, ठीक है, तो व्यक्ति के तौर पर वो 15वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक है, व्यक्ति के तौर पर क्या है, वो 15वीं राष्ट्रपति हैं। अगर कार्यकाल के तौर पर जाओगे तो 17th राष्ट्रपति हैं, ये भी बात यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो 50th व्यक्ति के तौर पर, 70th कार्यकाल के तौर पर भारत की राष्ट्रपति हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था, ठीक है, बिहार का राज्यपाल कौन रह चुका था, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। ध्यान रखना, बिहार का राज्यपाल यहाँ पर जो थे पहले वो जाकिर हुसैन जी थे, ठीक है, जाकिर हुसैन जी थे, लेकिन अब अगर करंट में क्वेश्चन बन के आया तो क्या बन करके आएगा, ध्यान रखो भाई, जो अभी आपके रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है, रामनाथ जी जो थे, जो पहले हमारे महामहिम थे, पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के, अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी जो थे वो बिहार के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके, ये क्या रह चुके हैं, बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। और अगर आप अभी जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, अगर आप ध्यान दोगे तो ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, ठीक है, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, क्योंकि यूपीपीसीएल ने 2004 में क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन इससे पहले बिहार का राज्यपाल रहा है, तो हो सकता हो कि क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि बिहार के राज्यपाल रहे हैं, तो उसमें रामनाथ कोविंद जी का भी नाम शामिल करोगे। ध्यान रखना, झारखंड के राज्यपाल में आपको द्रौपदी मुर्मू जी का नाम शामिल करना पड़ेगा, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना ही रखना, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से आप लोगों का है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया, ठीक है, डिजाइन किसने किया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पहले भी होमवर्क के तौर पर पूछा हुआ, वीटो पावर वाला, कौन सा वीटो पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है, इंडियन राष्ट्रपति के पास, वो कमेंट करके बताना। बाकी ये पूरी क्लास यहाँ पर आप लोगों की आज खत्म होती है, ठीक है। देखो भाई, दो चीजें और समझो यहाँ पर, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। हमने यूपीपीसीएस के लिए और यूपीआरओ के लिए, दोनों के लिए हमने एक एक फ्री मॉक टेस्ट, सैंपल टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड किया है। फुल टेस्ट है, बहुत शानदार टेस्ट है, प्रैक्टिस करके देखो जिसने प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया है कि आपका स्कोर इस टेस्ट में कितना आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो हमने दोनों के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है, ठीक है, 10-10 फुल टेस्ट की
हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। इन टेस्ट सीरीज का प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा, यूपीपीसीएस और यूपीआरओ दोनों टेस्ट सीरीज का। इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्क्रीन पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर ले लीजिएगा। और दोनों सब लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने भी लोग ये घटना चक्र की सीरीज को पूरी फॉलो कर रहे हो, कंप्लीटली आप लोग डिपेंडेंट होकर के इन टेस्ट सीरीज को फॉलो करो, साथ साथ में लगाओ। चीजें जब कंबाइंड वे में करोगे ना आप लोग, तो बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल आप लोगों को रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा, इफेक्टिव रिजल्ट निकलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है, यूपीपीसीएस वाली भी, आरओआर वाली भी, दोनों साथ में आप लोग के यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो चलिए, सभी दोस्तों को जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।